Hello everyone, welcome back to ASR classes. This is Rajan Kumar, your social science faculty. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो उसके पार्ट्स थे, कभी जो उसका हिस्सा रहे थे, वहाँ पे क्या क्या टेंशन चल रही थी, कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, है ना। तो ये इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ठीक है, कौन सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं? इंडिया एंड पोस्ट सोवियत कंट्रीज। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, इसको डिस्कस करने के लिए हमें इसको दो पार्ट में डिस्कस करना होगा। अब हमें आज़ादी कब मिली, इंडिया को आज़ादी कब मिली थी, इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ? 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, इंडिया को कब इंडिपेंडेंट मिली? 15 अगस्त 1947 को। अब जब अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड किसका चल रहा था? कोल्ड वॉर का चल रहा था। रशिया था नहीं, तो उसकी जगह पे कौन था? यूएसएसआर था, है ना। यूएसएसआर था। तो जब हमें आजादी मिली तो हमारा जो पहला जो इंटरनेशनल जो रिलेशन बना, ठीक है, यूएसएस मतलब फॉरेन कंट्री से, अदर कंट्री से, तो उस वक्त जो है यूएसएसआर हमारा सबसे क्लोजेस्ट जो है फ्रेंड था। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे इंडिया एंड पोस्ट सोवियत कंट्रीज के बारे में, तो हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या होगा? इंडिया एंड सोवियत, सोवियत नहीं, बेसिकली इसको लिख लो यूएसएसआर, है ना। यूएसएसआर कब से कब तक? ये चलेगा 1947 से लेकर 1991 तक। ठीक है, इसके बाद ये हमारा फर्स्ट फेज है। ठीक है, सेकेंड फेज में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड रशिया। ये कब से चलेगा? 1991 से आगे तक। ठीक है, मतलब अब तक। ठीक है, तो इस इन दो फेज में हम इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। हाँ, देखो, फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन। ठीक है, इंडिया और यूएसएसआर के बीच में किस प्रकार का रिलेशन था, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या है, इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आएगा? इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट में क्या था कि जो यूएसएसआर था ये हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। यूएसएसआर क्या करेगा? हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पीएसयूस। ठीक है, इंडिया को जो है अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो जो यूएसएसआर है ये क्या प्रोवाइड करेगा? इंडिया को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। किस सेक्टर में? पीएसयूस के बारे में। ठीक है, पीएसयूस का क्या मतलब हो गया? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसको बनाने में ये क्या करेंगे? असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट देखो क्या था? अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो, लाइक जैसे बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है,
इसको कब बनाया गया था बोकारो स्टील प्लांट को? 1965 में। ठीक है, कब बनाया गया था? 1965 में। किसकी हेल्प से? यूएसएसआर की हेल्प से। यूएसएसआर। ठीक है, उसके बाद देख सेकंड देखो, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में। ठीक है, ये भी किसके हेल्प से बनाया गया था? यूएसएसआर के हेल्प से बनाया गया था। अब इसके बाद देखो विशाखापट्टनम, थर्ड। विशाखापत्तनम कब बनाया गया था? 1982 में बनाया गया था। ये भी किसकी हेल्प से बनाया गया था? इसी यूएसएसआर की हेल्प से बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था कि जो यूएसएसआर है वो हमें पब्लिक सेक्टर में क्या करेगा? असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, मशीनरी प्लांट। ठीक है, मशीनरी प्लांट में हमारा जो भेल है, ठीक है, जो भेल है BHEL, भेल को जो है लगाने में जो है यूएसएसआर ने हमारी हेल्प किया था। अब भेल का फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, भेल, भेल की फुल फॉर्म क्या है? भारत हैवी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इसको भी स्टेब्लिश किया गया था किसकी हेल्प से? सोवियत यूनियन के हेल्प से किया गया था। ये यूएसएसआर की जो है सहायता से हमने इसको स्टेब्लिश किया था, जो कि हमें क्या है? मशीनरी और जो हैवी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में जो है हमें आसानी हो, हमें सुविधा हो, इस पर्पज से जो है यूएसएसआर की हेल्प से इसको हम लोगों ने क्या किया था? स्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी। ठीक है, एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी, जो भारतीय करेंसी रुपया है, उसको इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया अपने ट्रेड में। ठीक है, किसमें? ट्रेड में इसने अपने इस भारतीय रुपए को क्या किया? एक्सेप्ट किया। अब मतलब भारतीय रुपए से भी क्या होने लगा? ट्रेड होने लगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। एक बार फिर से देखो, यूएसएसआर प्रोवाइड असिस्टेंस टू पीएसयूज। ठीक है, पीएसयूज का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसमें इसके एग्जांपल में पहला क्या था? बोकारो स्टील प्लांट 1965 विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर स्टेब्लिश किया गया था। किसके हेल्प से? यूएसएसआर के। भिलाई स्टील प्लांट 1955 में बनाया गया, ये भी किसके हेल्प से बनाया गया? यूएसएसआर के हेल्प से बनाया गया। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट, ये भी किसके हेल्प से बनाया गया? यूएसएसआर के। कब? 1982 में। ठीक है, उसके बाद है मशीनरी प्लांट। मशीनरी प्लांट में हम लोगों ने भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना की। किसकी हेल्प से? यूएसएसआर की हेल्प से। एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी इन ट्रेड, व्यापार में जो है भारतीय रुपया को इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे। ठीक है, जो कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। चलो आगे और देखते हैं। अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक पॉइंट डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसा था? देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है एक मुद्दा है, जम्मू एंड कश्मीर कश्मीर का, है ना? जो यूएसएसआर है वो इंडिया का सपोर्ट करेगा, कहाँ पे? यूएन में। ठीक है, जो यूएसएसआर है वो इंडिया का सपोर्ट करेगा, किस मैटर पर, किस मुद्दे पर? जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर। ठीक है,
जम्मू एंड कश्मीर इशू पर जो है यूएसए क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यूएसएसआर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा किसका, इंडिया का। ठीक है, ठीक है, इंडिया का सपोर्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, देखो आपको याद होगा 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान वार। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब हुआ था, 1971 में क्या हुआ, एक वॉर हुआ। इसी वॉर में तो पाकिस्तान स्प्लिट कर गया ना, इसी में दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक तो बन गया पाकिस्तान, है ना, और दूसरा क्या बन गया, बांग्लादेश। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ये जो 1971 का वॉर था, इस वॉर में जो है यूएसएसआर ने इंडिया का सपोर्ट किया था। देखो ऐसा भी कहा जाता है कि जो ये 1971 का वॉर है, एक्चुअल में देखा जाए तो स्टार्टिंग में जब इंडिया यूएसएसआर के मतलब फेवर में था, इसका सपोर्ट ले रहा था, तो पाकिस्तान को किसका सपोर्ट मिल रहा था, यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था। क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों एंटी थे ना, यहाँ पे यूएसएसआर जिस गोल में होगा, जिस ग्रुप में होगा, उसका जो है एंटी होगा कौन, यूएसए। तो जब ये 1971 का वॉर लड़ा जा रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यूएसएसआर किसका सपोर्ट कर रहा था, इंडिया का कर रहा था। ये पाकिस्तान जो है इसका, यूएसए जो है पाकिस्तान का कर रहा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस 1971 के वॉर में पूरी की पूरी नाटो फोर्सेस जो है पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए जो है आ रही थी, है ना, भेज दी गई थी कि जाइए भाई आप इंडिया को हैंडल कीजिए, है ना, उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। लेकिन इसी बीच में जो है यूएसएसआर अपनी फोर्सेस भेजकर इन नाटो फोर्सेस को क्या कर दिया, रुकने पे मजबूर कर दिया। रीजन ये था, नाटो फोर्सेस भी इसलिए रुकी थी क्योंकि यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही क्या थी, न्यूक्लियर फोर्स थी, न्यूक्लियर पावर कंट्री थी। अगर कहीं से ये वॉर में कन्वर्ट होता तो पता चलता कि यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ही अपने क्या न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर रहे हैं, फिर दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाती। ठीक है, तो ये भी एक क्या था, पॉलिटिकल रिलेशन था हमारा किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, कि 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ उसमें हमें यूएसएसआर ने पूरी तरीके से सहायता प्रदान की। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो क्या है, यहीं से निकलेगा, मिलिट्री हार्डवेयर। ठीक है, जितने भी हमें मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत होती थी वो सब के सब हमें कहां से मिलते थे, यहीं से मिलते थे। हमने इनके साथ क्या, रशिया के साथ हमने क्या किया, अरे सॉरी रशिया के साथ नहीं, यूएसएसआर के साथ। मिलिट्री हार्डवेयर एग्रीमेंट कर रखा था किसके साथ, यूएसएसआर के साथ, कि जब भी इंडिया कभी भी किसी वॉर में शामिल होता है, ठीक है, तो यूएसएसआर उन्हें क्या देगा, जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सब के सब कहां से आएंगे, यूएसएसआर से आएंगे। नॉर्मली इंडिया को अपनी फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए भी जिन वेपन्स की जरूरत होती, जिन हार्डवेयर की जरूरत होती थी, वो भी सब कहां से आते थे, यूएसएसआर से आते थे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखो, कल्चर। कल्चर में देखो हमारी जो इंडियन फिल्में है ना, वो यूएसएसआर में बहुत पसंद की जाती थी। जो हमारी फिल्में हैं, इंडियन फिल्म्स, ठीक है, और जो यहाँ के राइटर हैं, यहाँ के क्या, दोनों जगह के जो राइटर्स हैं, इनकी बुक्स जो है एक्सचेंज होती थी दोनों कंट्री में। जैसे हमारे इंडियन राइटर हैं तो यूएसएसआर में लोग उसको पढ़ना पसंद करते थे, है ना। हमारी इंडियन फिल्म्स हैं तो इसको यूएसएसआर में लोग भी देखना पसंद करते थे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया इंडिया एंड यूएसएसआर रिलेशन के अंदर। पहला क्या था, इकोनॉमिक था। दूसरा दूसरा जो था आपका मशीनरीज प्लांट के माध्यम से था। तीसरा पॉलिटिकल, और चौथा मिलिट्री हार्डवेयर, पांचवा जो है कल्चरल रिलेशनशिप, है ना। तो ये 5 तरीके से हमारे रिलेशन बने हुए थे किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। देखो सेकंड फेज, ठीक है, हमने कहा था ना दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो सेकंड फेज में किसका था,
इंडिया एंड रशिया रिलेशन। ठीक है, रशिया के साथ हमारे रिलेशन क्या थे? बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशन है। कारण क्या है? रीजन ये है कि पहला जो पॉइंट इसके अंदर हम लोग देखेंगे, हिस्टोरिकल ट्रस्ट। ठीक है, हमारा क्या है? ऐतिहासिक विश्वास है एक दूसरे के साथ, है कि नहीं? हमारा क्या है? हिस्टोरिकल ट्रस्ट है। अरे भाई देखो, हिस्टोरिकल ट्रस्ट कैसे? जो ये रशिया है, जब यूएसएसआर ये कोलैप्स होता है, तभी तो रशिया बनता है ना, तभी रशिया बनता है। ठीक है, जब यूएसएसआर कोलैप्स होगा तभी तो रशिया का जन्म होता है, तभी तो रशिया एक नई कंट्री बनता है। और ये जब रशिया बना तो इसने क्या किया? ये जो यूएसएसआर की लेगेसी थी, किसकी? यूएसएसआर की लेगेसी। इस लेगेसी को किसने आगे फॉरवर्ड किया? लेगेसी को फॉरवर्ड करने का काम इसी ने तो किया। ठीक है, रशिया ने ही तो किया फॉरवर्ड करने का काम, आगे बढ़ाने का काम। जो यूएन की परमानेंट सीट थी, यूएन जो परमानेंट है ना, सिक्योरिटी काउंसिल की, जो काउंसिल की परमानेंट सीट थी, उसको किसने होल्ड किया? इसी ने होल्ड किया। जो कभी ये सीट जो कभी किसके पास थी? यूएसएसआर के पास थी। जब यूएसएसआर खत्म हो गया, टूट गया, बिखर गया, रशिया सबसे बड़ा कंट्री बना, तो इसकी जो लेगेसी थी, इस लेगेसी को होल्ड इसी ने किया। इसी ने जो है, जो यूएसएसआर की जो सीट थी यूएन में, सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको होल्ड किया, उसको अपने पास रखा। सेकंड क्या किया था इसने? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, ठीक है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, इस सभी ट्रीटीज को एक्सेप्ट किया किसने? रशिया ने। ठीक है, रशिया ने जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, हमारे साथ भी इनकी ट्रीटी थी, इंडिया के साथ भी इनकी ट्रीटी थी। तो जब ये यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, टूट गया, तो ये सारी की सारी ट्रीटी हमारी किसके साथ हो गई? रशिया के साथ हो गई। तो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, उनको किसने एक्सेप्ट किया? इसी रशिया ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए कह रहे हैं ना कि देखो, इनके साथ हमारा क्या था? हिस्टोरिकल ट्रस्ट बना हुआ था, है ना। हिस्टोरिकल इसलिए क्योंकि यूएसएसआर के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, चूंकि रशिया ने उसकी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड किया, तो इसलिए रशिया के साथ भी हमारे क्या हो गए? एक अच्छी ट्रस्ट बना, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना उसके साथ, और हमारा रिलेशन उससे क्या रहा? एकदम आराम से चलता रहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, जो हमारी फिल्में हैं, जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ठीक है, राज कपूर और अमिताभ बच्चन को रशिया में बहुत मतलब पसंद किया जाता है। इनकी फिल्मों को लोग खूब देखते हैं, है ना। इनकी एक्टिंग की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं लोग वहां पर, है ना। तो इस तरीके से देखें तो हमारा जो है एक तरह से कल्चरल जो है रिलेशन भी उनसे, क्योंकि हमारे लगभग जो है कल्चर क्या है, सिमिलर से हो जाते हैं। ठीक है, जब ये हमारी फिल्मों को देखेंगे, हमारे एक्टर्स को, हमारे राइटर्स को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? इनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? अच्छी क्रिएट हो जाती है, अच्छा बन जाता है, जिसकी वजह से हमें रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, क्योंकि दोनों का, ठीक है, रशिया एंड इंडिया का दोनों का क्या है? जो है कॉमन इंटरेस्ट है। इंडिया और रशिया का क्या है? कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चलो और आगे डिस्कस करते हैं, अगर देखें हम इसके पॉइंट को। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट्स हैं इसके जिसको डिस्कस करना अनिवार्य है। ठीक है, तो इधर देखो, पहला हिस्टोरिकल ट्रस्ट, हमारी इंडियन फिल्में जो है रशिया में पसंद की जाती हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं। ये जो कॉमन इंटरेस्ट है, इसको देखते हैं आगे क्या है। देखो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि इंडिया देखो, इंडिया हमेशा क्या कहता था? इंडिया का मानना क्या था? इंडिया का मानना यह था कि वर्ल्ड को हमेशा क्या होना चाहिए? मल्टीपोलर होना चाहिए।
सारी पावर जो किसी एक छोर में, किसी एक ग्रुप में नहीं आ जानी चाहिए। तो इंडिया का जो हमेशा बिलीव रहा है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से देखें कि जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, है ना, मल्टीपल पावर्स का इमरजेंस हुआ, तो ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में इनका किस प्रकार का रिलेशन रहा है एक दूसरे के साथ, वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है? इसके अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कलेक्टिव सिक्योरिटी। ठीक है? इन दोनों को सेम समय की जो है, सेम टाइप की जो है सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। तो ऐसे कंडीशन में दोनों ने क्या कहा, भाई एक दूसरे का हम साथ देंगे इस प्रॉब्लम्स को, इस सिक्योरिटी को खत्म करने के लिए, जो उनका जो सिक्योरिटी चैलेंजेस था उसे टैकल करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पावर इन इंटरनेशनल सिस्टम। जो ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो है हम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे। जब भी इस सिस्टम में, इस व्यापार इस वाले सिस्टम में हम आते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं, और जब भी हम दोनों को अगर प्रॉब्लम होती है किसी भी तरीके से, एक दूसरे का क्या करेंगे, साथ देंगे, और साथ देते हुए क्या करेंगे, इस इंटरनेशनल व्यवस्था में, इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो है हम बने रहेंगे। ठीक है? थर्ड पॉइंट क्या था? नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है? जितने भी हमारे इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको हम निगोशिएट करने में क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है? ठीक। जैसे अभी देखो जेएनके का है, जम्मू एंड कश्मीर का है इशू। ठीक है? और भी ट्रेड रिलेटेड इशू होते हैं। ठीक है? जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उससे रिलेटेड क्या होते हैं, इश्यूज होते हैं। उस इश्यूज में क्या होता है, एक दूसरे का साथ देना जरूरी होता है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे जिस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड है, और पता चला कि किसी ट्रेड को लेके डिस्प्यूट हो गया, है ना? जैसे अभी रिसेंटली देखो किसका है, चाइना और यूएसए का है। ठीक है? इसी प्रकार से रशिया एंड यूएसए का है। ठीक है? अभी आपको पता है कि रशिया आपको जो है इन्वॉल्व है यूक्रेन के साथ एक वॉर में। ठीक है? ऐसी सिचुएशन में यूएसए ने क्या कर रखा है, बहुत सारे सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं रशिया के ऊपर, है ना? और रशिया की इकोनॉमी को ये क्या करना चाहते हैं, कोलैप्स करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया रशिया का सपोर्ट करता है। ठीक है? इंडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसके माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से। इंडिया उसके साथ ट्रेड करता है, ऑयल ट्रेड करता है, जिससे इसकी जो इकोनॉमी क्या है, वो कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है? तो यही कह रहा है कि जो जितने भी इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हैं, है ना, उस कन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट करने में, और साथ ही साथ में इंडिया ये भी कोशिश करता है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है ना, वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, वो भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है? तो इस प्रकार से देखें तो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट में जो है निगोशिएशन के लिए दोनों एक दूसरे का जो है हेल्प करेंगे। ठीक है? एक बार फिर से देखो, कलेक्टिव सिक्योरिटी, को एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पावर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। थर्ड पॉइंट है नेगोशिएशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, अंतरराष्ट्रीय कन्फ्लिक्ट में एक दूसरे का साथ देना। ठीक है? थर्ड नहीं, फोर्थ, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, फॉर ऑल। अब अगर सपोज करो, देखो जैसे अब अगर हम इंडिया और रशिया के रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब अगर सपोज करो कि जैसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन दोनों की फॉरेन पॉलिसी अपनी, अब जाहिर सी बात है, दो कंट्री है तो दोनों कंट्री की क्या होगी, फॉरेन पॉलिसी अलग अलग होगी। ठीक है, दोनों की फॉरेन पॉलिसीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब अगर ऐसे में जब इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, मान लो कि वो किसी थर्ड कंट्री के साथ, ठीक है, थर्ड कंट्री के साथ अपना एक जो है फॉरेन फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, किसी दूसरे देश से लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, ऐसे में अगर इंडिया रशिया क्या करेगा, उसके बीच में इंटरफेयर करेगा, तो ये पॉलिसी क्या होगी, इसका रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि केवल दो ही कंट्री वर्ल्ड ऑर्डर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दुनिया अब क्या बन चुकी है, मल्टीपोलर बन चुकी है। तो ट्रेड करने के लिए हमें सभी कंट्रीज के साथ क्या करना होगा, अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखने होंगे। इक्का दुक्का चलो अपवाद होते हैं, जैसे हमारा इंडिया का पाकिस्तान के साथ है ना, तो टर्की के साथ है। तो ऐसी कंट्रीज को अगर हम छोड़ दें, दो चार कंट्री को छोड़ दें, लेकिन जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं उनके साथ तो हमें अच्छे रिलेशन बना के रखने होंगे ना। अच्छे रिलेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या हो, वो इंडिपेंडेंट हो। और ये जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, वो ना केवल इंडिया के लिए जरूरी है, बल्कि ये किसके लिए भी जरूरी है, रशिया के लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखें तो फोर्थ पॉइंट हमारा निकल कर आता है क्या, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर ऑल। ठीक है, सभी के लिए क्या होनी चाहिए, एक स्वतंत्र विदेश नीति की होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। हम्म, देखो क्या है। यूएन को जो यूएन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, ठीक है, इंडिया का ऐसा मानना था, इंडिया का क्या, दोनों का ही ऐसा मानना था कि जो यूएन है उसे हमें और ज्यादा क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है, और इसके साथ ही साथ और ज्यादा इसे क्या करना है, डेमोक्रेटिक करना है। देखो इंडिया हमेशा जो है ना यूएन के रिफॉर्म्स के लिए हमेशा डिमांड करता है ना। इंडिया जो है यूएन में रिफॉर्म्स के लिए हमेशा डिमांड करता है, क्यों, क्योंकि रीजन ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसमें जो है 5 परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और इसी में जो है 10 जो है नॉन परमानेंट है, 10 जो है नॉन परमानेंट है। अब इंडिया का कहना यह है, जो ये रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, डिमांड कर रहा है, एक तो ये कि ये इसे ज्यादा अकाउंटेबल बनाना चाहता है, ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना चाहता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो परमानेंट मेंबर है ना, इसको ये क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है,
क्यों? क्योंकि रीजन ये कि कोई भी इंटरनेशनल इशू होता है, कोई भी मुद्दा आता है, जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है, तो इन 5 में से कोई ना कोई एक वीटो पावर यूज कर देता है। तो वीटो पावर यूज होने की वजह से वो मुद्दा जो क्या है वो कन्फ्लिक्ट वैसे ही का वैसे ही बना रहता है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली हम जो है एक टेररिस्ट था जिसका नाम था अजहर महमूद, ठीक है? अब इस अजहर महमूद को जो है हम लोग क्या करना चाहते थे, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कराना चाहते थे, ठीक है? अब जब भी हम उसके अगेंस्ट मतलब उसको लेकर इशू को लेकर हम यूएन में जाएं और मान लो मैक्सिमम कंट्री ने क्या किया, इंडिया का सपोर्ट किया, लेकिन चाइना चूंकि इसका परमानेंट मेंबर था, है ना? चाइना क्या है, इसका परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है? तो जैसे ही चाइना, आपको पता भी होगा शायद, ये सपोर्टर है किसका, पाकिस्तान का, ठीक है? ये पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और यूज करता है इन टेररिस्ट को एक वेपन्स की तरह कि इंडिया को हमेशा क्या करके रखें, दूसरे मैटर्स में उलझाए रहे, इस मैटर में उलझाए रहे, ठीक है? ऐसे ही हम लोग अजहर महमूद का मैटर यहाँ पे लेके जाते थे, जो कि एक पाकिस्तान का क्या है, मिलिटेंट ग्रुप का जो है लीडर है, जैसे मोहम्मद है उसका जो है वो सरगना उसका जो है मेन लीडर है, ठीक है? तो उस इशू को जब भी लेकर हम यूएन में जाते थे, तो चाइना हमेशा उस पर क्या कर देता था, वीटो यूज कर देता था, है ना? वीटो पावर का क्या करता था, यूज करता था। अब इस वीटो पावर की वजह से फिर उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकता, फिर उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा सकता था। इस वजह से हमें अजहर महमूद को जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट बनाने के लिए, घोषित कराने के लिए जो है हमें कई सालों का जो है इंतजार करना पड़ा, है ना? तो इंडिया यही कह रहा है कि भाई जो यूएन है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें एक तो वोटिंग का जो ये फेवर है, जो वीटो पावर है, इसका जो यूज होता है ना, इसको हमें बदलने की जरूरत है। दूसरा, इसके जो परमानेंट मेंबर है, इनका नंबर भी हमें क्या चाहिए, और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है? नॉन परमानेंट के मेंबर के जो नंबर्स हैं, इनको भी वो बढ़ाने के फेवर में है। तो इस प्रकार से देखें तो हम इंडिया और सोवियत यूनियन का, इंडिया और रसिया का जो है रिलेशन हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीआईएस के बारे में, ठीक है? तो मैंने कहा था कि बाद में जो है सीआईएस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए उसी सीआईएस के बारे में देखते हैं, है ना? कॉमन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है? ये क्या था, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, क्या था, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था। इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था? 9 दिसंबर 1991, 8 दिसंबर सॉरी 8 दिसंबर 1991 में इसे बनाया गया था, ठीक है? अब देखो, सीआईएस परमानेंट मेंबर एंड एसोसिएटेड मेंबर या एसोसिएट मेंबर एंड वन ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है? फिर से देखो, सीआईएस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये क्या था, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है? जो बनाया गया था 8 दिसंबर 1991 में। इस सीआईएस में जो है 9, ठीक है, 9 जो इसके परमानेंट मेंबर थे, ठीक है? एक जो है एसोसिएट स्टेट था या मेंबर था, और एक क्या था, ऑब्जर्वर स्टेट था। सबसे पहले इन स्टेट्स के बारे में देख लो, जो 9 परमानेंट है, एक एसोसिएट है, और एक जो है ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है? स्टेट
ठीक है, एक एसोसिएट था, एसोसिएट स्टेट, और एक कौन था, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है, देखो परमानेंट में पहला देखो कौन था, आर्मेनिया। दूसरा कौन था, अजरबैजान। तीसरा कौन था, कजाकिस्तान। ठीक है, अगला कौन था, चौथा, बेलारूस। पांचवा कौन था, किर्गिस्तान। छठा कौन था, मोल्डोवा। सातवां स्टेट था रसिया, है ना। आठवां तजाकिस्तान। ताजिस ताजिकिस्तान। ठीक है, नौवां स्टेट था आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एसोसिएट स्टेट में था आपका तुर्कमेनिस्तान, और उसमें था मंगोलिया। इसमें कौन था, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यहाँ पे कौन था, मंगोलिया। ठीक है, ये इसके क्या थे, मेंबर्स थे। ठीक है, परमानेंट मेंबर में कौन से थे, ये 9 थे, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, एसोसिएट स्टेट में कौन था, तुर्कमेनिस्तान था, और ऑब्जर्वर स्टेट कौन था, मंगोलिया। ठीक, देखो अगर निमोनिक्स बोले, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले, अगर आपको इसको याद करना है तो आप क्या कर सकते हो, अकबर तुम कहाँ गए। ठीक है, तो हमें बस इतने से मतलब है। ठीक है, कहाँ गए, इसको बस एक मतलब एक फ्लो बनाने के लिए हमने बना दिया। अब ए से देखो क्या था, आर्मेनिया। दूसरे ए से, A2 है तो मतलब डबल ए है ना। पहले ए से आर्मेनिया, दूसरे ए से अजरबैजान। के की बात करें तो के का मतलब भी क्या है, दो है, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। उसके बाद बेलारूस, उसके बाद रशिया। ठीक है ना, ये कितने हो गए, दो यहाँ हो गए, दो यहाँ हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 स्टेट हो गए। अब बचे तुम, मतलब दो तीन स्टेट बचे। तो यहाँ पे देखो कौन है, एक तजाकिस्तान हो गया, दूसरा उज्बेकिस्तान, और एम से हो गया मोल्डोवा। ठीक है ना, एम से मोल्डोवा, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया आपका याद करने के लिए, अकबर तुम कहाँ गए। ठीक है, इधर देखो एसोसिएट स्टेट में तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया। बहुत इजी है इसको याद करना। ठीक है, चलो इसका एम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको किस लिए बनाया गया था। देखिए इसका एम क्या था, किसका, किसके एम की बात कर रहे हैं हम लोग, हम लोग बात कर रहे हैं सीआईएस के एम की। ठीक है, सीआईएस का एम क्या था, प्रमोट कोऑर्डिनेशन इट्स मेंबर, जो इसके सदस्य हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब समन्वय, तालमेल, है ना, इस्टेब्लिश करना है। किस एरिया में, जो है व्यापार, है ना, ट्रेड, फाइनेंस एंड लॉ मेकिंग और फोर्स ऑफ सिक्योरिटी। मतलब व्यापार, वित्त, कानून बनाने की प्रक्रिया और सिक्योरिटी, इन चारों सेक्टर में जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, जब भी किसी देश में अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाने का प्रोसेस किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या करना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेशन करना होगा एक दूसरे के साथ। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन। जितने भी बॉर्डर के इस पार उस पार से जो क्राइम हो रहे हैं, उस क्राइम को रोकने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स उठाएंगे। ठीक है, लास्ट देखो क्या, पार्टिसिपेट इन यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसको जो है बनाने में और उसमें हिस्सा लेने के लिए दोनों को ही जो है क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दोनों में ही। एक तो ये हो गया पीस कीपिंग फोर्सेस बनाना, ठीक है, दूसरा उन पीस कीपिंग फोर्सेस के जो कार्य होते थे उसको करना। ठीक है, इसका भी मेंबर बनेंगे वो, इसके में भी अपनी आर्मीज भेजेंगे,
और साथ ही साथ में अगर इनको कहीं डिप्लॉय किया जाता तो वहां पे भी जाके ये काम करेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ देखो एक बाल्टिक रिपब्लिक था, है ना। बाल्टिक रिपब्लिक के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। इस बाल्टिक रिपब्लिक में 3 कंट्री थी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, अब इन तीनों ही कंट्री की बात करें तो पोस्ट सोवियत पॉलिटिकल रिजीम यहाँ का कैसा था, इन तीनों मतलब बाल्टिक रिपब्लिक का हाइब्रिड रिजीम था, है ना। कुछ कंट्री में डेमोक्रेसी थी तो कुछ कंट्री में क्या थी, ऑटोक्रेसी थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इस बाल्टिक रिपब्लिक में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक है, अब क्या होता था, कई लीडर ऐसे थे, जैसे ऑटोक्रेसी थी तो कई लीडर ऐसे होते थे, केवल क्या वो इलेक्शन का बहाना करते थे, है ना। सो कहते थे कि हमने क्या कराया, फेयर इलेक्शन कराया है ना, हमने क्या कराया, फेयर इलेक्शन कराया है ना। और उस इलेक्शन में एक्चुअल में क्या होता था कि वो धांधलेबाजी करते थे और हमेशा अपने आप को जिताते थे। तो इसके चलते क्या होता था, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता था उसकी वजह से लोगों के अंदर क्या होता था, एक सिविल डिसोबीडियंस, मतलब लोग उसको मानने से क्या इनकार कर देते थे कि नहीं नहीं भाई, जो आप रिजल्ट आपने जो लाया वो तो हमें पता है पहले से, आप पावरफुल हैं, आप जो है अपने फेवर में उस इलेक्शन को ले लिए हैं, ठीक है, अपने फेवर में कर लिए उस इलेक्शन को। अगला पॉइंट देखो क्या है, अब जब इस तरीके से होता था तो लोगों ने जो है इस तरीके के सिस्टम को चेंज करने की बात की। ठीक है, ठीक है, ये जो स्यूडो डेमोक्रेसी थी, इसको स्यूडो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल रिजीम जो थी, इसको पूरी तरीके से चेंज करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि जैसे देखो अभी अगर एग्जांपल हम लोग देखें पाकिस्तान, ठीक है, अभी तो खैर डेमोक्रेसी है, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या था, मिलिट्री रूल था। ठीक है, मिलिट्री रूलर था, यहाँ पे मिलिट्री रूल था। तो जब भी ये दिखाते तो थे, मतलब बाहरी दुनिया को, लोगों को दिखाने की कोशिश करते थे कि क्या है, हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब इलेक्शन होता था तो हमेशा कौन जीता था। ठीक है, ये जो मिलिट्री के जो लोग होते थे ना, हमेशा इन्हीं लोगों की ज्यादातर जीत होती थी, इसी के लीडर जो है हमेशा बनते थे। ठीक है, लेकिन दुनिया को क्या दिखाते थे कि हम डेमोक्रेसी हैं। तो इस तरीके, देखो ये जो इस तरीके का जो सिस्टम था ना, इस सिस्टम में क्या होता था, ये हमेशा डेमोक्रेटिक शो करते थे अपने आप को, लेकिन एक्चुअल में डेमोक्रेटिक थे नहीं। तो यहाँ पे भी वही सेम हो रहा था प्रोसेस, ये अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए इलेक्शंस कराते थे, लेकिन वो इलेक्शन क्या होते थे, फर्जी डेमोक्रेसी थी, फर्जी इलेक्शन होते थे। हमेशा पावर में कौन लोग रहते थे, वही लोग रहते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, लोग डिमांड करने लगे, लोग बदलाव की मांग करने लगे। किसकी बात करें हम लोग, बाल्टिक रिपब्लिक की। पहला ये लोग लिबरल डेमोक्रेसी की मांग करने लगे। लिबरल का मतलब हो गया उदारवादी लोकतंत्र, है ना, उदारवादी लोकतंत्र की मांग करने लगे। और इनका ये भी मांग था, डिमांड था कि लोगों की जो पॉलिटिकल और सिविल राइट है उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। ठीक है, जो इलेक्शन था वो फ्री होना चाहिए और ओपन होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की करप्शन की कोई उम्मीद ही न रहे, है ना। तो ये उनकी कुछ डिमांड थी। ठीक है, देखो ये चैप्टर यही पे होता है खत्म। ठीक है, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट हमें सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है कंटेंट, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।